नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब एक राज्य बाकी है, तेलंगाना। वहां पर भी 30 नवंबर को चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और 5 राज्यों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता के सामने आएगा और किसी की सरकार बनेगी, किसी की सरकार जाएगी। लेकिन उसके पहले जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, वहां पर दिल थाम करके लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और पता चले कि फला राज्य में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन सभी राज्यों के मतदाता निवासी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं 3 दिसंबर का। लेकिन इस बीच राजस्थान में जो 25 नवंबर को चुनाव जहां संपन्न हुआ, वहां पर हर राज्यों की अपेक्षा भारी मतदान हुआ है। 75 से 76% तक मतदान हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा ही ज़्यादा है, मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा है और मिजोरम से भी ज़्यादा है मत प्रतिशत। और राजस्थान में कांटे की टक्कर थी, यहाँ पर कड़ा मुकाबला था। इसलिए राजस्थान वासियों सहित पूरे देश की नज़र है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। राजस्थानी विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम छुट भइये बड़ भइये नेता, गोदी मीडिया, आईटी सेल अपने जीत के दावे कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के पहले कहा करती थी कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, वह भारतीय जनता पार्टी चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब कह रही है कि 135 सीटें हम कम से कम लाएंगे। मतलब चुनाव के पूर्व जो उनका अनुमान था, उसमें से 15% की कमी हो गई, 15 सीटों की कमी हो गई चुनाव खत्म होने के बाद। और अब 135 के आंकड़े को कांग्रेस भी चिन्हित कर रही है और कह रही है कि 135 सीटें हमारी भी आएंगी। तो 135 कांग्रेस, 135 भारतीय जनता पार्टी, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि टोटल 200 सीटें हैं राजस्थान में और उसमें से एक प्रत्याशी की मौत होने की वजह से सिर्फ 199 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो अब जादुई आंकड़ा जो है 100 का आंकड़ा है। अगर जो प्रत्याशी की मौत हुई है उसकी मौत नहीं हुई होती तो 101 का आंकड़ा होता, लेकिन अब 100 का आंकड़ा है। 100 सीटें जिसको मिल जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वे एजेंसियां, गोदी मीडिया, आईटी सेल, जितने भी प्रचार तंत्र हैं, सब चीख चीख करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। इसी तरह से बंगाल और कर्नाटक में, हिमाचल में भी जब चुनाव खत्म हुआ था तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया, आईटी सेल चीख रहा था कि हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ आपने देखा। हमें लगता है कि वही हश्र यहाँ भी होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होने वाला है जो
हिमाचल और कर्नाटक में हुआ था। और जहां तक 5 राज्यों की बात है तो मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को अगर 2 सीट भी मिल जाए तो खैर मनाइए। वहां पर कुल 40 सीटें हैं। 40 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बाकी सीटों पर नहीं खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को दुनिया का नंबर 1 पार्टी मानती है, उस पार्टी के पास मिजोरम में कैंडिडेट नहीं थे कि उन्हें खड़े किए जाए। अनुमान लगा लीजिए कि क्या होने वाला है हश्र मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए वहां के मुख्यमंत्री एमएनएफ की सरकार है, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री ने चुनाव के कुछ समय पहले जब रैलियों का दौर चल रहा था तो दिल्ली आकर के उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ मंच नहीं साझा करने देंगे। अपने मंच पर हम प्रधानमंत्री को भी नहीं बैठने देंगे। तो इस तरह की कड़वाहट एमएनएफ और भारतीय जनता पार्टी के बीच, जबकि एमएनएफ इनके एनडीए का एलाई है, एनडीए का घटक दल है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा उसने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार करें। प्रधानमंत्री की तो बात दूर, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और इनके जितने कद्दावर नेता हैं, अमित शाह और जितने मंत्रियों की फौज है, उसमें से कोई भी मिजोरम चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। तो आपको पता ही है कि मिजोरम में क्या होने वाला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये इतना शर्मिंदा हुए हैं, इतना शर्मसार हुए हैं मणिपुर की घटना से, मणिपुर के कलंक से। मणिपुर का कलंक न सिर्फ मणिपुर तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा पूर्वोत्तर भारत कवर कर रहा है। और मिजोरम और मणिपुर में बहुत दूरी नहीं है। मिजोरम की हवाएं मणिपुर तक आती हैं और मणिपुर की हवाएं मिजोरम तक पहुंचती हैं। तो चुनावी हवाएं भी बहेंगी और चलेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उड़ जाएंगे। बस इसी डर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं कर सकी। और इसका नतीजा ये है कि वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष की तो बात दूर, भारतीय जनता पार्टी को 4 और 5 सीटें लाने के भी लाले पड़ जाएंगे। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है। तेलंगाना दक्षिण भारत में आता है और दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो चुका है। न आंध्रा में कोई इनके एमएलए हैं, न केरल में है। केरल में एकाध हैं भी, तो उनको ना के बराबर ही समझिए, अपवाद ही समझिए। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी शून्य है। पूरा दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी से अलग हट चुका है जब से कर्नाटक चुनाव हुआ है। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की भारी हार हुई है। उसके बाद दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। अब बचे 3 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में खुद गोदी मीडिया, इनका आईटी सेल चीख चीख करके, इनके सर्वे एजेंसियां चीख चीख करके कह रही है कि वहां पर बघेल की सरकार बनने जा रही है और भूपेश बघेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के लोग, गोदी मीडिया जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो अंदर से टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाएगी, क्योंकि उसने जितने पाप किए हैं शुरू से लेकर के अंत तक, आदिवासियों के साथ इतना बड़ा घिनौना व्यवहार किया कि उनके ऊपर, उनके मुंह पर पेशाब किया, दलितों के मुंह में मैला ठोसा और भ्रष्टाचार के मामले में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। व्यापम घोटाले से लेकर के, व्यापम भ्रष्टाचार से लेकर के पटवारी भ्रष्टाचार तक लगभग 2 दर्जन से अधिक इनके इस तरह के भ्रष्टाचार के पर्याय बने हुए हैं। यहां तक कि महाकाल कॉरिडोर में जो मूर्तियां स्थापित की गई थी वो भी हवा हवाई हो गई और एक झोंके में उखड़ गई, टूट गई, नष्ट हो गई।
तो उसके लिए भी कांग्रेस ने इन्हें ही, भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया है। और जिस तरह से मामा ने सिर्फ महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया, किसानों पर ध्यान नहीं दिया, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कुछ महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत लाभान्वित किया, तो सिर्फ महिलाएं, कुछ महिलाएं, वो भी पूरी नहीं, कुछ महिलाएं उन्हें नहीं जिता सकती हैं। अब आइए राजस्थान। तो राजस्थान में जो कुछ हुआ है, कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कांटे की टक्कर है। यहां पर परिपाटी बदलने जा रही है, यहां पर रिवाज बदलने जा रहा है। क्यों रिवाज बदलने जा रहा है? क्योंकि अशोक गहलोत ने जो गारंटी, 7 गारंटी दी है, वो उन गारंटियों को 1 साल पहले से लागू कर रखा है। उनकी कोई नई गारंटी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी दी है, उस पर राजस्थान की जनता विश्वास करने के मूड में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक जुमलेबाज, एक झूठी पार्टी के रूप में चिन्हित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र झूठा और बेईमान और जुमलेबाज बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना योगदान है, उतना शायद किसी का नहीं है। जितने जुमले प्रधानमंत्री ने बिखेरे, जितने झूठ प्रधानमंत्री ने बोले, वह सबके सामने नहीं है, उसे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना है कि जो फ्री गारंटी दी गई है राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस फ्री गारंटी के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कांग्रेस ने 400 रुपए में देने की बात कही। और ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में जितने वृद्ध आते हैं, वो सब कांग्रेस को वोट दिए। और फ्री गारंटी लेने वाली महिलाएं, खास करके गांव और कस्बों में, एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया है। शहरी क्षेत्रों में जरूर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिल सकता है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन शहरी वोट किसी पार्टी की जीत और हार, जीत नहीं सुनिश्चित करते हैं, हार सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि आज भी भारत ग्रामीण प्रधान देश है। भले ही विकसित राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ से कुछ जुमले बोल जाएं और यह कह जाए कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और अगली बार 2024 में आएंगे तो भारत विश्व का 3रा इकोनॉमी बन जाएगा, तो इस तरह के जुमले बोलने पर जनता वोट उन्हें नहीं देने वाली। और जहां तक धार्मिक ध्रुवीकरण का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, और राम के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट मांगने की बात है, तो राजस्थान इसमें विश्वास नहीं करता है। लेकिन राजस्थान में जो एक नया कल्चर देखने में आया है कि जाति के आधार पर वोट, जैसा कि यूपी और बिहार में होता था, लगभग वैसा ही कुछ इस चुनाव में जाति के आधार पर वोट पड़े हैं। और तमाम जातियां लामबंद हुई हैं। जो जातियां कभी सभा सम्मेलन नहीं करती थी, कभी जातीय रैली नहीं करती थी, उन्होंने भी रैली किया।